मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर के छात्रों को सेनापति के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सेनापति रीतिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं और रीतिकाल श्रृंगार काल का है। रीतिकाल के अंतर्गत जो भी कवि हुए हैं उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया। रीतिकाल का जो रस है वो श्रृंगार रस है और सेनापति ने भी उस परंपरा का, उस श्रृंगार रस का निर्वहन किया है। सेनापति के काव्य में श्रृंगार के साथ प्रकृति चित्रण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेनापति का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के अनूप शहर अर्थात अनूप बस्ती में सम्मत 1646 सम्मत के अंदर हुआ था। इनके पितामह परशुराम दीक्षित एवं पिता गंगाधर दीक्षित थे। इनके गुरु हरि दीक्षित थे। क्योंकि रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो सारे के सारे कवि निश्चित रूप से किसी न किसी राजा के राज्य में आश्रय प्राप्त कर रखा था अपनी काव्य कला के आधार पर, अपनी काव्य विधा के बल पर। क्योंकि इनका जो काव्य था रीतिकाल के कवियों का, वो सभी कवि अपने आप में अपने को श्रेष्ठ, अपनी कविता को श्रेष्ठ कविता बनाना चाहते थे और बना करके राजा को सुनाते थे। राजा उस कविता को सुन करके अपने राज्य में उसे राज्याश्रय देता था, उपहार भी मिलता था। राजा इन कवियों के उपहार स्वरूप मुद्राएं एवं गांव या जागीरें भी प्रदान करते थे। तो सेनापति भी श्रृंगबेरपुर के महाराज रामदत्त के आश्रम में आश्रित थे। क्योंकि रीतिकाल के कवि वैसे श्रृंगार का वर्णन किया है, ऋतु का वर्णन किया है, ऋतु नायक नायिका के भेद का वर्णन किया, लेकिन श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों ही प्रकार के रचनाएं इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। और निश्चित रूप से इस काल के जो कवि थे वो किसी न किसी भक्ति से संबंध रखते थे, चाहे वो निर्गुण भक्ति हो चाहे वो सगुण भक्ति हो। सगुण भक्ति के अंदर चाहे रामाश्रय शाखा हो चाहे कृष्णश्री शाखा हो। तो सेनापति रामाश्रय शाखा से राम भक्त थे अर्थात रामश्री शाखा से संबंध रखते थे, राम भक्ति से प्रभावित थे। तो इनके काव्य में राम भक्ति की भावना देखने को मिलती है। सेनापति की मुख्य रूप से दो रचनाएं मानी जाती है। पहली रचना कवित्व रत्नाकर। इसमें 5 तरंगे तथा 394 छंद हैं। 5 तरंग हैं, उन 5 तरंगों को भी इन्होंने अलग अलग भागों में बांट रखा।
जो इनके प्रथम 3 तरंगे हैं, प्रारंभ के यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उन तरंगों के अंतर्गत रीतिकालीन रीति काव्य परंपरा का उन्होंने निर्माण किया। जिस प्रकार से रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार काल की जो कविताएं की जाती थी, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए इन्होंने इन प्रथम 3 तरंगों के अंतर्गत काव्य रचना की। दूसरी तरंग के अंतर्गत उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया। श्रृंगार के अंतर्गत नखशिख वर्णन। वैसे यहाँ पर 2 ये नखशिख और सिख नख परंपराएं हैं। तो नखशिख परंपरा है वो हिंदू परंपरा है, और सिख नख परंपरा है वो मुस्लिम परंपरा है। तो क्योंकि सेनापति हिंदू थे, तो इन्होंने श्रृंगार का, नायिका का सुंदरता का जो वर्णन किया, सौंदर्य जो वर्णन किया, वह नखशिख वर्णन किया, जिसके अंतर्गत सौंदर्य, उद्दीपन भाव, वयसंधि का चित्रण बड़ा प्रमुख था। क्योंकि रीतिकाल है, रीतिकाल में सौंदर्य और प्रकृति का उद्दीपन भाव और वयसंधि बड़ी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि यह सौंदर्य, उद्दीपन और वयसंधि एक ऐसा चित्रण प्रस्तुत करती थी कि सुनने वाले सुन करके मोहित हो जाते थे कि क्या सुंदरता का वर्णन किया, कितना सुंदर वर्णन, कितना आकर्षक वर्णन। चौथी एवं 5वीं तरंगों में रामचरित और राम भक्ति भावना का वर्णन किया। क्योंकि सेनापति राम भक्त थे, तो राम के चरित्र का गुणगान किया, राम के क्या क्या खूबियाँ थी, राम के काव्य में, राम के राज्य में क्या क्या विशेषताएं थी, राम कितने उदार और महामना थे, पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में श्रेष्ठ थे। तो ऐसी भक्ति भावना का वर्णन चौथी और 5वीं तरंग में सेनापति ने किया। और इसकी दूसरी जो रचना थी वो काव्य कल्पद्रुम था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेनापति की प्रमुख रूप से 2 रचनाएं मिलती हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। क्योंकि राम भक्त थे, तो देखा जाए तो राम भक्त के हिसाब से भाषा होती होनी चाहिए, लेकिन इनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। और प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप का सौंदर्य का वर्णन सेनापति ने अपने काम में किया। इसको आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।